तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे श्रेणी परिपथ में अनुनाद। श्रेणी परिपथ में अनुनाद क्या होता है, ठीक है, कैसे होता है, कब उत्पन्न होता है, ठीक है, और श्रेणी परिपथ में अनुनाद जो उत्पन्न होता है उस परिपथ को हम क्या कहते हैं, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अनुनाद के बारे में। तो अनुनाद को हम लोग कंडीशन को समझते हैं कि अनुनाद के कंडीशन में होता क्या है, इस सब सारी चीज़ों को देखते हुए तब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, श्रेणी परिपथ में अनुनाद जो होता है ये जैसे हम किस परिपथ के बारे में पढ़ेंगे, आर एल सी, हाँ, जो आर एल सी यानी प्रतिरोध, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, यानी रजिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस, तीनों जो है श्रेणी परिपथ में देखिए श्रेणी में जुड़े हुए हैं। ये देखिए श्रेणी में जुड़े हुए हैं, इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो ये एक नॉर्मल परिपथ ही होता है, कुछ विशेष प्रकार के ये परिपथ नहीं है, ठीक है, नॉर्मल परिपथ है और ये विशेष तरीके से डिजाइन नहीं की जाती है, नॉर्मल ही डिजाइन की जाती है। बस इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कर दिए जाते हैं और वैसे चीज़ को मतलब उसमें बना कर रखते हैं जिससे हम कहते हैं कि रेजोनेंस कंडीशन। तो जो चीज़ उसमें हम लोग क्या कहते हैं कि बना कर रखते हैं, उसी के बारे में जानेंगे कि हम लोग रेजोनेंस कंडीशन में किसी परिपथ को बना कर रखना है तो उसमें क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है, क्या क्या होनी चाहिए कि वो हमारा परिपथ है जो रेजोनेंस परिपथ कहलाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, उसी के बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए हम लोग का वीडियो का ये लास्ट है, ठीक है, इसके बाद ये सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आइए श्रेणी परिपथ में जो अनुनाद है हमारा क्या है ये देखते हैं। देखिए आर एल सी क्या है, तीन जो हमारे प्रतिरोध, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये आपको दिखाया गया है। और इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप है इसको दिखाया गया है, यहाँ पर इसमें वोल्टेज ड्रॉप दिखाया गया है, यानी वी आर वोल्टेज ड्रॉप इसमें हो रहा है, वी एल इसमें हो रहा है, वी सी इसमें हो रहा है, ठीक है। और इसमें देखिए सप्लाई वोल्टेज जो है इस पर वी वोल्ट की सप्लाई वोल्टेज दिया गया है, ठीक है, वी वोल्ट की सप्लाई वोल्टेज दिया गया है। यहाँ की जो वोल्टेज हमारी है ये वी मतलब वी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी रहेगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए श्रेणी पर जो होता है संयोजन में, एक मिनट, श्रेणी संयोजन में जो प्रतिरोध होता है इसका जो मान होता है एकदम स्थिर होता है, एकदम स्थिर होता है, इसका मान बदलता नहीं है। लेकिन एक्सएल और एक्सी का मान जो होता है सप्लाई जो आवृत्ति है उसी के मान पर बदलता है, यानी सप्लाई आवृत्ति का मान यदि बदलता रहे तो यहाँ पर एक्सएल और एक्सी का मान बदलता रहेगा, ठीक ना, एक्सएल और एक्सी का मान बदलता रहेगा। तो आप लोग को समझ आ रहा होगा कि यदि हम लोग क्या रेजोनेंस की कंडीशन उत्पन्न करना हो तो हमें इन्हीं तीनों चीज़ों को हम लोग वेरी करके एडजस्ट करके हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो देखिए यदि एक्सएल का मान को हमको बढ़ाना हो तो क्या क्या कर सकते हैं कि आवृत्ति के मान को बढ़ाना पड़ेगा इस सूत्र से, ये देख लीजिए, ठीक ना, यानी यफ का मान यहाँ से बढ़ाएंगे तो एक्सएल का मान बढ़ जाएगा, यदि यफ का मान घटा दिए तो एक्सएल का मान क्या होगा आपका घट जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको समझ आया। अब एक्सी के बारे में देख लेते हैं। और देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है वही बातें सब लिखा भी गया, जो मैं बात बोल रहा हूँ सारी बातें वही लिखा भी गया, आप पढ़ लीजिए इसमें, ठीक है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, साफा साफा दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यदि एक्सी के बारे में हम लोग बात करें तो यफ के मान बढ़ने से क्या होगा, इसका मान मतलब एक्सी का मान क्या होगा, घटेगा और घटने से इसका मान बढ़ेगा, क्योंकि देखिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एफ का मान घटेगा तो ये एक्सी का मान बढ़ जाएगा, और एक्सी का मान बढ़ेगा तो एफ का मान बढ़ेगा तो एक्सी का मान घट जाएगा, ठीक है। यही उल्टा जस्ट यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल ना उल्टा होगा। और प्लस उपरोक्त परिपथ में आप लोग को ये तो बात समझ में आई होगी कि VL और VC का जब यदि कंडीशन को बराबर कर दे, जैसे कि ऊपर परिपथ में तो यही पढ़ते हैं कि हम लोग मतलब अनुनाद उत्पन्न करने के लिए क्या करेंगे, तो उसी में का ये पहला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा कि यदि उस परिपथ को यानी उपरोक्त परिपथ जो है उस परिपथ को यदि रेजोनेंस बनाना है, यानी रेजोनेंस परिपथ बनाना है तो उस कंडीशन में VL और VC का मान को बराबर करना पड़ेगा, यानी VL और VC जब बराबर हो जाएगा तो उस कंडीशन में XL और XC बराबर हो जाएगा, क्योंकि श्रेणी परिपथ में I का मान देखिए बराबर होता है तो आई कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ तो सीधे सीधे हो गया XL और XC बराबर हो गया, ठीक है, XL और XC बराबर हो जाएगा। तो यही होता है अनुनाद का कंडीशन। तो पहला अनुनाद का कंडीशन ये हुआ
दूसरा अनुनाद का कंडीशन ये हो गया कि एक्सएल और एक्सी भी बराबर होगा, ठीक है। तीसरा देखिए अनुनाद का कंडीशन क्या होगा, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए तो एक्सएल का मान इतना होता है, ये 2 पाई एफ एल, और एक्सी का मान होता है 1/2 पाई एफ सी, ठीक है। तो यही दोनों मान क्या होगा, ये देखिए इसमें हम रख देंगे। जब यहाँ पर हम रखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक्सी का मतलब एक्सएल का मान इतना, एक्सी का मान इतना, और देखिए जो यहाँ पर यफ है, यफ को हम बोल देंगे कि रिजोनेंस है, ये रिजोनेंस फ्रिक्वेंसी है, क्योंकि ये परिपथ की सॉरी ये रिजोनेंस परिपथ की फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। तो ये रिजोनेंस परिपथ की फ्रिक्वेंसी है, तो इसीलिए इसको हम एफ आर से प्रदर्शित कर दिए हैं, यानी रिजोनेंस फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे, तो तिर्यक गुणा करने के बाद एफ आर और एफ आर, तो एफ आर स्क्वायर हो जाएगा और 1/2 पाई, हाँ तो वही हो मतलब तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4 पाई आर स्क्वायर, हाँ, और यल सी हो जाएगा। तो ये इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। और यहाँ पर देखिए एफ आर जो है, एफ आर का जो है यहाँ पे स्क्वायर को भेज देंगे उधर तो करड़ी में हो जाएगा। जब ये करड़ी में देखिए यहाँ पर करड़ी में हो गया, और जब यहाँ से करड़ी से इसको निकालेंगे तो 1/2 पाई √LC बच जाएगा, बस, ठीक है ना। क्लियर बात समझ आई। तो ये आपका मेन सूत्र हो गया, ये आप लोग कहीं भूलिएगा मत, यही आपका रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। यानी रेजोनेंस कंडीशन में फ्रिक्वेंसी जो होती है, हाँ, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस दोनों पर निर्भर करती है। यानी यहाँ से देखिए आपका सी का मान बढ़ेगा तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का मान घटेगा, और यदि यल का मान यल का मान घटेगा तो आपका रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का मान बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ से आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अब देखिए प्रतिबाधा के बारे में कि यदि किसी परिपथ में रेजोनेंस कंडीशन उत्पन्न हो गई तो उसकी प्रतिबाधा कितनी होगी, प्रतिबाधा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। तो प्रतिबाधा देखिए यहाँ पर होगा, क्योंकि एक्सएल और एक्सी तो बराबर है, यहाँ पर हम दिखा भी दिए हैं, और प्लस जब एक्सी बराबर है तो भाई एक्सएल में से एक्सी घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं 0 कर दिया हूँ। तो फिर इस कंडीशन में केवल आर स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर करड़ी से बाहर आएगा तो जेड बराबर के आर हो जाएगा। तो इस कंडीशन से आपको समझ आ रहा होगा कि रेजोनेंस कंडीशन में जो प्रतिबाधा होती है वो प्रतिरोध के बराबर होती है, अर्थात यह जो होता है एक प्रतिरोधी परिपथ बन जाता है। यानी कह सकते हैं कि अनुनादी परिपथ एक प्रतिरोधी परिपथ होता है, अर्थात ये प्रकार डीसी परिपथ की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है। क्लियर बात में आई। अर्थात इस कंडीशन में क्या होगा, टोटल पावर कंजप्शन केवल आर में होगा, जिसके कारण आप अब टोटल पावर का यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। आर का मान यहाँ देखिए कम है, जिसके कारण करंट का मान जो होगा आपका बढ़ जाएगा, करंट का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर आप लोग समझ आ रहा होगा कि पावर फैक्टर जो होता है यहाँ पर क्या होगा, जब ये आर और ये जेड बराबर है तो R/R कैंसिल करके हम लिखेंगे तो 1, तो कास फाई का मान 1 हो जाएगा, अर्थात वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होगा वो 0 अंश हो जाएगा। वोल्टेज और करंट का बीच का एंगल जो होगा वो 0 हो जाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो वोल्टेज और करंट जो होगा इसका फेज डिफरेंस क्या होगा, सेम फेज में होगा, फेज डिफरेंस 0 होगा और ये दोनों सेम फेज में होंगे, ठीक है। ये इतना बातें आपको क्लियर हो चुकी होगी। आइए देखते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर दिया, अर्थात कह सकते हैं कि पावर फैक्टर यूनिटी है, ठीक है ना, क्योंकि 1 आ गई थी इसलिए पावर फैक्टर इस कंडीशन में यूनिटी होता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट देखें, यहाँ पर इस समय परिपथ में क्या होता है, बहुत अधिक धारा प्रवाहित होगा, ये तो मैं ऊपर ही बताया था, यहाँ पर लिखे हैं, ऊपर बताया भी था। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखें, इस समय परिपथ जो है स्रोत पूरी शक्ति का यूटिलाइज करेगा, ऊपर ही बताया था, वही चीज़ मैं नीचे लिखा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के देखें, संपूर्ण इमेजिनरी पावर जो होती है वो शून्य हो जाती है, यानी एक्सएल माइनस एक्सी का मान 0 हो जाता है, यानी इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो भी 0 हो जाता है, यानी इसकी पावर जो होती है वो भी 0 हो जाती है। इसी के कारण केवल प्रतिरोध में जो पावर होती है उसी में कंजप्शन होता है, और सारे जो इमेजनरी पार्ट है उसमें कोई भी पावर कंजप्शन नहीं होता है। इस कारण से कह सकते हैं कि संपूर्ण इमेजनरी पावर में कोई भी पावर लॉसेस नहीं होती है, ठीक है।
तो कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर श्रेणी अनुनाद जो होती है एक वोल्टेज अनुनाद होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बातें थी जो मैं यहाँ पर बताया। श्रेणी अनुनाद जो होती है एक वोल्टेज अनुनाद होती है, ये आप लोग कोई भी नहीं भूलेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब देखिए आगे की चीज़ें हम लोग देखें तो आरएलसी जो परिपथ होता है उसमें क्वालिटी फैक्टर क्या हो कितना होता है। तो पहले हम लोग देखिए मैग्नीफिकेशन, वोल्टेज मैग्नीफिकेशन के बारे में देखिए तो ये सूत्र होता है वी एल बटे के भी, जो वी एल होता है वी एल बटे के भी होता है। यानी जो हमारा होता है इंडक्टिव जो होता है, जो इंडक्टेंस होता है, इंडक्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज होती है वो वोल्टेज बटे के जो सप्लाई वोल्टेज होती है वो, तो दोनों का यदि हम हल करेंगे तो 1 बटे के ओमेगा सी आर हो जाएगा। जब यहाँ पर ओमेगा सी आर हो जाएगा यानी कह सकते हैं कि वोल्टेज मैग्नीफिकेशन जो होता है 1 बटे के ओमेगा सी आर होता है, और इसका क्वालिटी फैक्टर जो होता है वह ओमेगा एल बटे के आर होता है, या तो आप कह सकते हैं कि 2 पाई एफ आर एल बाई आर होता है, ठीक है। और क्वालिटी फैक्टर देखिए और सूत्र इसका क्या होता है क्वालिटी फैक्टर का, एक सी बटे के आर यानी ओमेगा 1 बटे के ओमेगा सी आर, ठीक है। तो यहाँ पर क्वालिटी फैक्टर को देखें नेक्स्ट को जो होता है तो मेन आपका होता है 1 बटे के आर अंडर रूट एल बाई सी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपका जो क्वालिटी फैक्टर होता है मेन सूत्र ये होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, सब होता है, बट आपको मैक्सिमम इसी का यूज होने वाला है, इसलिए इसको आप लोग याद करके रखिएगा, ठीक ना। तो आज का लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं, और जो से देखा जाए तो सारे इसमें वीडियो का जो सिलेबस के हिसाब से देखें तो ख़त्म हो चुका है, कुछ बचा नहीं है, ठीक है। यदि कुछ बचा होगा तो मैं देखूंगा एक बार, हाँ एक वीडियो यदि बनेगा तो बना दूंगा उसको, नहीं बचा होगा तो कोई बात नहीं, आप लोग रिवाइज करिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।